सभी को नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं को हम पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज के जो हमारे व्यक्तित्व हैं वो बाल गंगाधर तिलक, जिनको अपन लोकमान्य के नाम से पुकारते हैं, जिनकी उपाधि थी भारत का बेताज बादशाह जिनको कहा जाता था। और महात्मा गांधी ने इनको आधुनिक भारत का राष्ट्र निर्माता के नाम से संबोधित किया था। क्या थे तिलक? क्या था इनका आजादी में योगदान? क्यों आज भी इनको उतना ही याद किया जाता है इनके आजादी में दिए गए योगदान के कारण? यदि इनके बचपन के जीवन को हम देखते हैं तो कहते हैं कि बचपन के संस्कार, बचपन के लक्षण ये प्रकट कर देते हैं कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। जैसा साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड कहता है कि प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में पता चल जाता है कि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन आगामी क्या होगा। इनकी प्रारंभिक यदि जीवन को हम देखते हैं, इनकी शिक्षाओं को, इनकी विद्यालय शिक्षा को देखते हैं तो वही इनके लक्षणों का पता चलता है। कहते हैं कि एक बार इनकी मां ने इनको 2 मिठाई के टुकड़े दिए और कहा कि एक जो बड़े वाला है वो आप खुद रख लेना और छोटे वाला अपने दोस्त को दे देना। लेकिन ये बाहर जाने के बाद इन्होंने छोटे वाला अपने पास रखा और बड़े वाला अपने दोस्त को दिया। जब इनकी मां ने पूछा कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो ये कहा था, तो इन्होंने कहा कि जब हमें किसी को कोई चीज देनी हो तो हमेशा याद रखना हमसे ज्यादा वाली चीज हमें दूसरों को देनी चाहिए। आप सोच सकते हैं उनके देश के लिए कैसे विचार होंगे। जब स्कूल में थे तो साथी जो है वो क्लास में बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे और छिलके वहीं बिखेर रहे थे। जब टीचर को पता चला, टीचर आए और सभी को खड़ा कर दिया पूरी लाइन से कि, तो सबको डंडे मार रहे थे, सब हाथ कर रहे थे। तिलक के सामने जब आए, तिलक ने हाथ करने से मना कर दिया। बोले कि मैंने जब मूंगफली खाई नहीं, जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं डंडे क्यों खाऊं? जो अनुशासन मैंने तोड़ा ही नहीं, उस अनुशासनहीनता का आरोप मुझ पे क्यों लगाया जाए? अमूमन हम अपनी गलतियों को डरते हुए, ना होते हुए स्वीकार कर लेते हैं। ये कितने साहसी थे, इन्होंने इस बात को बताया कि जब आपकी गलती नहीं हो तो चाहे वो सामने कोई क्यों नहीं हो, विरोध कीजिए। यदि एक बार गलत का विरोध नहीं किया तो जिंदगी भर आपको गलत को सहन करना पड़ेगा। और जब प्रिंसिपल के पास शिकायत पहुंची, इनके पिताजी को बुलाया गया, तो इनके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे के पास जब मूंगफली खाने के पैसे नहीं हो सकते तो मुझे विश्वास है कि वो मूंगफली नहीं खा सकता। तो ये एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि टीचर के प्रति भी विद्रोह, क्योंकि गलत के साथ नहीं थे। तो जीवन में बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों से इतर हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तिलक का क्या महत्व है। मैंने सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखा है और उन प्रश्न पत्रों के आधार पे मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी, आरपीएससी, अलग अलग कंपटीशन, एसएससी, जो तो भी हिस्ट्री जहां भी आती है वहां पे सब पेन पे बहुत प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। प्रारंभिक यदि अपन बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो एजुकेशन के ऊपर ये क्यों अपन थीम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के एजुकेशन पे प्रश्न पूछा गया था, इनके जन्म पे प्रश्न पूछा गया था। तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो इनका डेट ऑफ बर्थ डीओबी आपको जरूर देखना चाहिए। तो डीओबी क्या है? 23 जुलाई 1856 को, ठीक है, इनका जन्म हुआ। बहुत छोटी सी आयु में 1 अगस्त 1920 को तो इनका देहांत ही हो गया था, याद रखना। तो 23 जुलाई 1856 को जो है इनका जन्म हुआ और जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था उसी दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कोई बहुत बड़ा जीवन इन्होंने नहीं जिया, लेकिन जो जिया उसमें एक छाप छोड़ के चले गए। तो 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ। कहां पे? रतनगिरी, महाराष्ट्र में जन्म हुआ। इतना नहीं पूछेगा, बट इतना याद रखना कि इनके जीवन से जुड़ा हुआ स्थान कौन है। तो रतनगिरी इनके जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है। रतनगिरी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक था और इनको भी केशव तिलक के नाम से बोलते थे। बचपन में इनका जो नाम था वो केशव बाल गंगाधर तिलक था। वैसे नॉर्मली बहुत कम किताबों में इस बात का जिक्र मिलेगा, लेकिन केशव गंगाधर तिलक एक प्रकार से इनका नाम था। बाद में इनका जो है वो नाम पड़ा बाल गंगाधर तिलक, या लोकमान्य जो नाम है वो चापेकर कांड के दौरान जो इनको जेल की सजा सुनाई गई, फिर वहां से निकले तो जनता ने इनको लोकमान्य कहा था, याद रखना। तो केशव, बचपन का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या था? इनका केशव था, इसको याद रखिएगा। पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक है, याद रखना, ये नहीं पूछता है। इनकी जो शादी, इनकी माँ का जल्दी देहांत हो गया था और 16वें वर्ष में इन्होंने क्या किया था? तापी बाई के साथ जो है वो शादी की। इन्हीं तापी बाई ने बाद में अपना नाम सत्य भामा बाई रख लिया था, याद रखना। ये नहीं पूछता है, एक नॉलेज के लिए है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई चीज गुंजाइश नहीं छोड़नी
कोई भी चीज के लिए कि पता नहीं ऐसा चीज आ जाए। तो तापीबाई इनकी पत्नी का नाम था, जिन्होंने शादी के बाद जो नाम रख लिया था वो सत्यभामाबाई रख लिया था। पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक थे। रतनगिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। बचपन का नाम जो था वो क्या था, केशव था। उपाधियों की यदि अपन बात करें तो मैंने कहा इनका लोकप्रिय जो उपाधि है वो लोकमान्य है। क्या कहा गया है इनको, लोकमान्य। ये याद रखिएगा, लोकमान्य कई बार पूछा गया है। ये चापेकर कांड के दौरान जब इनको बंदी बनाया गया और जेल से रिहा हुए तो जनता ने जो है इनको इस नाम से संबोधित किया, लोकमान्य, याद रखना। तो ये चापेकर कांड के दौरान जो है ये उपाधि इनको मिली थी। और आधुनिक भारत का राष्ट्र निर्माता किसे कहा है, तो गांधी ने कहा है। भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता, ये किसने कहा था, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो गांधी जी ने इनको क्या कहा था, आधुनिक भारत का निर्माता। तो ये याद रखना, लोकमान्य एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आ गया। डेट 23 जुलाई 1856 को एसएससी एग्जाम में आई हुई है, इसलिए याद रखना, ठीक है ना। डेट एसएससी एग्जाम में आई हुई है, इसलिए याद रखिएगा कि आपके हर समय दिमाग में रहे। लोकमान्य यूपीएससी आरपीएससी दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, गांधी ने किसको कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ये इनकी उपाधि है, याद रखना। एक भारत का बेताज बादशाह किसे कहते हैं, तो भारत का बेताज बादशाह, ये एग्जाम में कभी नहीं आया है, एक नॉलेज की बात है। भारत का बेताज बादशाह के नाम से किसको संबोधित किया गया है, बाल गंगाधर तिलक को। और भारत में अशांति का जनक किसको कहा गया है, तो वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है ना। वेलेंटाइन सिरोल जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, उन्होंने इनको भारतीय शांति का जनक कहा था। बाद में उन्होंने इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी 1919 में चलाया था। ये भी लंदन में जाके वो हार गए थे। बट भारतीय शांति का जनक किसे कहा गया है, तिलक को कहा गया है। किसने कहा था, अ, वेलेंटाइन चिरोल ने। तो ये भी लिखना चाहो तो आप लिख लें, बाकी आगे चर्चा कर लेंगे हम। अशांति का जन्मदाता, भारत में अशांति का जन्मदाता, ये भी इनका उपनाम था। ये किसने कहा था, वेलेंटाइन चिरोल ने। वेलेंटाइन चिरोल ने इनको भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैंने राइटिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया है। मेरा उद्देश्य था ज्ञान लेना और पढ़ना, बस, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ना। लोकमान्य, ये इनका उपनाम है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तिलक को, गांधी ने कहा था। केशव इनका बचपन का नाम था। बेताज बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। अशांति का जन्मदाता भारत में किसे कहा गया, बाल गंगाधर तिलक को। ये किसने दिया था, वेलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट जो है उसके लेखक थे। आगे चर्चा भी करेंगे अपन। तो ये थोड़ा सा हल्का सा इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। ये इनके बेसिक जानकारियां हो गई, ठीक है। शिक्षा की अपन बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा रतनगिरी में हुई थी। बाद में पुणे से इन्होंने गणित से जो है वो स्नातक किया है। और उसके बाद इन्होंने लॉ किया। और मतलब अधिकतर अपन स्वतंत्रता सेनानी देखते हैं, उनमें कॉमन जो बात थी कि अधिकतर ने लॉ किया, वकालत की, ठीक है। और वकालत से आदमी क्या होता है, एक तो तार्किक बन जाता है, एक नियमों का जानकार बन जाता है, और फिर उसे डर नहीं लगता। ये वकालत की सबसे बड़ी खासियत है। तो इन्होंने पुणे से स्नातक एजुकेशन प्राप्त की है। आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा पुणे से इन्होंने स्नातक किया है। फिर राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्बे से इन्होंने लॉ किया, याद रखना। लॉ कहाँ से किया है, ये राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्बे से जो है इन्होंने लॉ किया। ये बेसिकली चीजें हैं। पुणे से इन्होंने स्नातक किया है। इसके बाद इनकी जो विशेष बात थी कि भाई इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, ठीक है। पुणे से इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। फिर इन्होंने बॉम्बे से लॉ कर लिया, याद रखना, 1879 में, ठीक है, 1879 में। ये नहीं पूछेगा, इतना चीज नहीं देखनी है। लॉ इन्होंने 1879 में की और स्नातक 1877 में इन्होंने कर लिया था। तो ये चीजें ऐसे नहीं पूछेगा, इतना आपको याद नहीं रखना है, बट एक नॉलेज की बात अपन जब पढ़ रहे हैं तो पता भी होना चाहिए। अब देखिए, इनका एजुकेशन में बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से। जब ये खुद शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो ये ब्रिटिश शिक्षा के बड़े विरोधी थे। इन्हें लग रहा था कि यहाँ ब्रिटिश शिक्षा के नाम पे भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति से दूर किया जा रहा है। लेकिन ये अंग्रेजी शिक्षा के वैसे तो विरोधी थे, लेकिन इन्होंने खुद जो है अंग्रेजी शिक्षा के एक उदार स्वरूप को भारतीयों को देना भी उचित समझा। तो शिक्षा से इनका बड़ा लगाव था और इसी संदर्भ में शिक्षा में इन्होंने 3 इंस्टीट्यूट स्थापित किए। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा और पूछा भी गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न पूछा गया है। हमेशा याद रखना, जो भी व्यक्तित्व पढ़ा रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ, उपाधियां, किताबें, समाचार पत्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनका क्या संबंध रहा है और उसमें विशेष उपलब्धि,
उनके कोई स्पेशल नारा, समझ रहे हैं आप? और विदेश में गए हैं या उनकी जो जेल की कोई यात्रा हुई है, जैसे कि अधिकतर बर्मा मांडले जेल में गए, तो वो ये चीजें ज्यादा एग्जाम में पूछता है। किताबें, समाचार पत्र, जन्म, मृत्यु, नारा और राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई विशेष उपलब्धि, ये थोड़ा सा अपने माइंड में फिगर रखिएगा। तो न्यू इंग्लिश स्कूल, ये देखो इनके पहले एजुकेशन में योगदान था कि इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल 2 जनवरी 1880, अब आपको जनवरी याद मत करना चाहिए, 1880 याद कर लेना, कि इन्होंने पहले न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपुलकर के साथ मिलकर जो है इन्होंने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। तो एक स्कूल बनाया इन्होंने सेकेंडरी न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से। कब बनाया? 2 जनवरी 1880 को बनाया। इसमें इनके सहयोगी कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपुलकर जो हैं वो इनके क्या थे? साथी थे। तो इनके नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 2 जनवरी 1880 को, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी, विष्णु शास्त्री चिपुलकर, ये क्या थे? इनके साथी थे इस स्कूल की स्थापना में। तो एजुकेशन में इनका पहला जो योगदान था वो था न्यू इंग्लिश स्कूल, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, अक्टूबर 1884 में स्थापित की। फिर इसी सोसाइटी के अधीन फर्ग्यूसन कॉलेज, क्योंकि डेक्कन आगे की जो पढ़ाई है सीनियर के बाद में वो कहाँ करेंगे, तो इसलिए उन्होंने फिर जो है वो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। और दोनों का उद्देश्य यही था कि इंग्लिश एजुकेशन भी दी जाए, भारतीय संस्कृति की एजुकेशन भी दी जाए, दर्शन भी सिखाया जाए, मतलब कंप्लीटली भारतीयों को ऑलराउंडर बनाया जाए। इसलिए इन्होंने तो पहली न्यू इंग्लिश स्कूल, आगे देखिएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 24 अक्टूबर 1884 को इन्होंने स्थापित की। तो फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, इसमें भी इनके साथी थे, सहयोगी थे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 24 अक्टूबर 1884 को, उद्देश्य क्या था इतना पूछेगा नहीं, बट फिर भी, कि इसमें इंग्लिश शिक्षा भी दी गई, भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी दी गई और दर्शन की शिक्षा भी दी गई। एक प्रकार से समन्वित एजुकेशन जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से दी जाती थी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के बाद जो है बच्चा कहां शिक्षा प्राप्त करेगा, इसलिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के ही तत्वावधान में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में फर्ग्यूसन कॉलेज की 2 जनवरी 1885 को क्या की गई? स्थापना की गई, याद रखना, ठीक है। तो पुणे में स्थापना की गई थी, ये चीज याद रखिएगा, इन चीजों को, दोनों चीजों को, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी, या शिक्षा के क्षेत्र में किस संस्था से तिलक का संबंध नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए 3 संस्थाएं होगी, न्यू इंग्लिश स्कूल होगी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी होगी 1884 24 अक्टूबर, और फर्ग्यूसन कॉलेज जो इसी सोसाइटी के अधीन जो है वो 2 जनवरी 1885 को जो है वो स्थापित किया गया। तो पोस्ट सेकेंडरी पढ़ाई के बाद, मतलब ये तो 12वीं तक होगी, उसके बाद 12वीं के बाद की जो पढ़ाई उस पर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। और तिलक ने इस यहाँ पे गणित, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया था। आपसे पूछ ले कि तिलक ने प्रारंभिक तौर पे क्या गणित अध्यापन कार्य किया, तो गणित का अध्यापन कार्य भी तिलक ने किया था। कई बार आजकल यूपीएससी में स्पेशली ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वहां एक लाइन आ गई, तिलक ने गणित अध्यापक के रूप में सेवाएं दी। आप कहोगे आइडिया नहीं है, नॉलेज पूरा लेना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो इन तीनों संस्थाओं का जो है वो नाम आप याद रखेंगे। तो ये तीनों संस्थाएं हो गई, ठीक है। अब अपन राजनीतिक योगदान की अपन बात करते हैं कि राजनीतिक जो सफर है उनका वो क्या है। तो राजनीतिक सफर की अपन बात करें, राजनीतिक विचार, राजनीतिक जीवन उनका कैसा था, तो यहां थोड़ा सा आपको देखना क्या क्या चीजें, मैं शॉर्ट में आपको सबसे पहले बता दूं। राजनीतिक जीवन की बात यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट के कोई पद को स्वीकार नहीं किया, भारत की आज़ादी के लिए कंप्लीटली संघर्ष किया, और 1890 में राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कब किया? 1890 में ज्वाइन किया। और उसके बाद इन्होंने 2 चीजें स्पेशली शुरू की, एक तो गणेश उत्सव और एक शिवाजी जयंती। गणेश उत्सव 1893, 1895 शिवाजी जयंती, मतलब भारतीयों को एक करने के लिए एक बड़ा इनका विजन था कि कैसे एक किया जाए। तो उत्सव के माध्यम से, क्योंकि उत्सव से बड़ी कोई चीज नहीं है। आज देखिए कितना विखंडन हो रहा है समाज में, आज हम बिखरे बिखरे हैं, दीपावली तक का कोई महत्व नहीं है। पहले त्योहार का मतलब ये होता था कि सब लोग एकजुट हो जाते थे, एक साथ मिलते थे, बैठते थे, खाते थे, उनसे विचारों का आदान प्रदान होता था, एक लगाव बंधता था। तो भारत को यदि स्वतंत्र करवाना है तो पहले भारत के लोगों को आपस में जोड़ना है, और लोगों को जोड़ना है तो लोगों को जोड़ने का साधन क्या, माध्यम क्या हो, तो इन्होंने उत्सव को चुना। और उत्सव कैसे चुने? जिनके नाम से लोग एकजुट हो जाएं,
तो शिवाजी चूंकि वो हिंदू साम्राज्य के संस्थापक थे, तो एक अलग छवि थी पूरे महाराष्ट्र में, तो इसके माध्यम से शिवाजी के नाम से सब लोग जुड़ जाएंगे। और गणेश उत्सव भगवान श्री गणेश के नाम से, तो एक ऐसे प्रतीकों को चुनना, देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विजन था इनका कि भारतीयों को पहले एकजुट करना होगा ताकि वो देश की आजादी के लिए लड़ पाए। तो गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती, इनको इन्होंने स्टार्ट किया, ये इनका। फिर स्वदेशी आंदोलन को बड़े लंबे तौर पे चलाया। उससे पहले ये केसरी 1881 में इन्होंने केसरी और मराठा दोनों समाचार पत्र स्टार्ट किए थे, याद रखना। केसरी जो था वो मराठी में था, ठीक है, और मराठा जो था वो अंग्रेजी में था। तो ये समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, ये दोनों समाचार पत्र, ठीक है, और ये दोनों उत्सव, ये सब जो प्रश्न मूल चीजें समझ लें, 5 मिनट में आ जाएगा समझ में। ये दोनों उत्सव याद रखें, कांग्रेस कब ज्वाइन किया ये नहीं पूछेगा आपसे, दोनों समाचार पत्र। फिर जो चापेकर बंधु हैं, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, वो इनके केसरी में लिखे गए जो लेख हैं उनसे बड़े उत्तेजित हुए। उस समय बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल रही थी और प्लेग का प्रबंधन जो था वो रेंड के पास था, ठीक है, और आयरिस्ट जो था उनका सहयोगी था। ये लोग मजा ले रहे थे, प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे, प्लेग से ज्यादा लोग अव्यवस्था की वजह से मर रहे थे। ऐसे हर किसी के घर को चेक करना, महिलाओं का अपमान करना, ये जब तीनों भाइयों में एक बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और इन्होंने मिलके जो है इन दोनों की क्या कर दी, रैंड और आयरिस्ट की, लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या कर दी। अब उस हत्या का दोषी जो माना गया वो तिलक को माना गया कि आपने उकसाया है, तिलक में लिखे आपके जो लेख हैं उनसे उत्तेजित होकर इन्होंने किया है। उनको भी यरवदा जेल जो है वहां बंद किया गया, वहां इनको भी बंद किया गया था। वहां गीता भी इन्होंने दामोदर चापेकर को दी थी, तिलक ने, याद रखना, जब इनको फांसी दी जा रही थी। तो ये एक घटना है, आपको याद रखना है। उसके बाद बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन में स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने चलाया। बनारस अधिवेशन में निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रस्ताव रखा। फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में वो स्वीकार हुआ। तो ये भी याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा का जो प्रोजेक्ट था वो स्वीकार हुआ। 1907 का सूरत अधिवेशन आपको याद रखना है, जहां नरमपंथी उग्रपंथी अलग हो गए, तिलक, लाल बाल पाल, और वो किस बात को लेकर हुए, एक तो उस प्रस्ताव को मेंटेन करना था 1907 के अधिवेशन में, और एक लाल लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ये याद रखना है। कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है। फिर 1908 में इनके केसरी में लिखे 2 लेख और किंग्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चौकी, और इनको जब उन्होंने हत्या करने का प्रयास किया गया तो कहा कि इसमें भी इनका हाथ था। फिर बर्मा मांडले जेल में भेजा गया 1908 से 1914। वहां गीता रहस्य मराठी भाषा में किताब लिखी है, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी जेल में लिखी थी, 1915 में प्रकाशित हुई, बट ये लिखी उस जेल में थी, मराठी भाषा में, गीता रहस्य। उसके बाद होम रूल आंदोलन स्टार्ट करते हैं, बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र, बरार, कर्नाटक में एनी बेसेंट के साथ मिलकर। उसी समय नारा नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 1916 में। स्वशासन, स्वराज्य की स्पष्ट रूप से मांग करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे बाल गंगाधर तिलक। फिर वैलेंटाइन तिरोल के साथ विवाद होता है 1919। 1918 में पहले इंग्लैंड गए थे, लेबर पार्टी के साथ मुलाकात भी होती है। 1919 में वैलेंटाइन तिरोल के साथ वो विवाद लेके गए और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका पूरा जीवन सफर है। समाचार पत्र, इनकी दोनों किताबें, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये दोनों किताबें, कम से कम इनकी 4 किताबें चर्चा करेंगे, बट ये 2 किताबें जरूर याद रखें। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। राजनीतिक जीवन में मैंने क्या कहा, स्पेशली आपको क्या याद रखना है, 1990 में 1890 में ये कांग्रेस में शामिल हुए, ठीक है ना। तो कांग्रेस में शामिल कब हुए, 1890 में कांग्रेस में जो है ये शामिल हो जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य कब बने, 1890 में। अब इन्होंने स्वशासन की मांग करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, याद रखना, कि हमें स्वशासन की मांग करनी चाहिए और स्वशासन से बेहतर कुछ नहीं है। तो स्वशासन, स्वराज्य को अपना अधिकार घोषित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से क्लियरली पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए, औपनिवेशिक नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे, याद रखना। फिर आपको 1890 के बाद जो दूसरी घटना है आपको याद रखना, चापेकर कांड आपको याद रखना है। तो चापेकर कांड क्या था, ये माइंड में होगा आप लोगों के सबके, बट हल्का सा याद रखिए चापेकर कांड में इनका क्या संबंध था। तो 1857, 22 जून 1857 में को ये चापेकर कांड हुआ था।
अब चापेकर कांड में आपको इतना ही समझना है, यहां तिलक के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछता है। चापेकर कांड क्या था, 22 जून 1857 को, ठीक है ना, रैंड की हत्या कर दी गई और उसका जो लेफ्टिनेंट था आयरिस्ट, उसकी हत्या कर दी गई। किसने की? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कौन है? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। ये तीनों चापेकर बंधु हैं। नॉलेज के लिए बताऊं, यहां प्रश्न नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए, ये चापेकर बंधु थे तीनों। और महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल रही थी और प्लेग की बीमारी का ये प्रबंधन नहीं कर पा रहा था, पितु आम जनता को परेशान कर रहा था। इससे इनमें क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय तिलक के जो केसरी में लिखे लेख हैं उनसे एक बड़ा क्रांति से पैदा हुई और इन्होंने क्या किया, उस रैंड की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? रैंड की हत्या कर दी। और एक एरिस्ट था, एरिस्ट ही है शायद, मेरे एकदम एग्जैक्ट नाम आ रहा। तो ये रैंड जरूर याद रखना, रैंड की हत्या की 22 जून 1897 में। फिर दामोदर हरि चापेकर को बंदी बना लिया गया, यरवदा जेल में इनको रखा गया, फांसी सजा सुनाई गई। तिलक वहां उनसे मिले भी थे, उनको गीता भी दी थी फांसी वाले दिन। फिर बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, इनको भी फांसी सजा वहीं सुनाई गई कुछ समय बाद में, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आए थे। तो ये चापेकर कांड था। तो चापेकर कांड से इनका संबंध क्या है कि तिलक को चापेकर कांड की वजह से 18 माह जेल में रखा गया, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो उन्हें 18 माह की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। इस चापेकर कांड की वजह से 18 माह तिलक जो है वो जेल में रहे और यहां से बाहर निकले तब इनको नाम मिला था लोकमान्य। क्या नाम मिला था? लोकमान्य की उपाधि चापेकर कांड के बाद तिलक को मिली थी, याद रखिएगा। तो चापेकर कांड क्या था, इससे रिलेवेंट प्रश्न नहीं आएगा। चापेकर कांड 22 जून 1897 को हुआ था, जिसमें 3 चापेकर बंधु हैं, दामोदर चापेकर, हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। इन्होंने प्लेग के समय फैली अव्यवस्था से रैंड जो था उसकी हत्या कर दी और उस हत्या के फलस्वरूप जो है इन पे मुकदमा चलाया गया। सबसे पहले दामोदर हरि चापेकर को पकड़ा गया था और फिर दोनों भाइयों को भी पकड़ लिया गया और एक प्रकार से उनको उत्तेजित करने में उनके लिखे गए केसरी में लेख की वजह से तिलक को बंदी बनाया गया था और 18 माह जेल की सजा सुनाई गई। इस जेल से जब रिहा हुए तो इनको नाम दिया जनता ने लोकमान्य। ये बस आपको इतनी सी घटना याद रखनी है कि पहली बार उन्होंने स्वराज्य का जो विचार था वो इस चापेकर कांड के बाद व्यक्त किया। तो चापेकर कांड के बाद उन्होंने स्वराज्य का विचार व्यक्त किया था कि स्वराज्य के बारे में मेरे विचार क्या है, याद रखना, इस चापेकर कांड के बाद। तो चापेकर कांड क्या था, ये हल्का सा आपको याद रखना है। उसके बाद बंगाल विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? बंगाल विभाजन हो जाता है। अब बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन में सभी की वही भूमिका याद रखना 1905 में। और फिर स्वदेशी का आंदोलन चलता है। कौन सा आंदोलन चलता है? स्वदेशी आंदोलन चलता है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है जैसे लाल लाजपत राय कर रहे थे वैसे ही इन्होंने भी किया, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में स्पेशली, ठीक है। और ये चीजें आपको देखनी है स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व के सीक्वेंस में ही। एक प्रकार से वैसे तो इन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया था, बट इस स्वदेशी आंदोलन का एक पार्ट ये था कि भारतीयों को एक करने के लिए इन्होंने याद रखिएगा आप, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। गणेश उत्सव ये वैसे पहले ही स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने, बट लोकप्रिय उसके बाद हुए 1893 में। और शिवाजी जयंती, शिवाजी जयंती, ठीक है, ये 1895 में। ये दोनों इन्होंने स्टार्ट किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जो महोत्सव है वो किसने प्रारंभ किया था। ये तिलक का प्लान था और ये भारतीयों को एक करने के लिए और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का माध्यम इन्होंने चुना, गणेश जी को और शिवाजी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने अखाड़े क्लब, ये प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया है, अखाड़े, लाठी क्लब, ठीक है ना, गाय हत्या विरोधी समिति, इनकी भी इन्होंने स्थापना की जो एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन में योगदान देती थी, ठीक है ना। तो अखाड़े क्लब, लाठी क्लब और गाय हत्या विरोधी समितियों की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये नोट कर लीजिएगा ना, ये लिख लीजिएगा, अखाड़े क्लब, लाठी क्लब और गाय हत्या विरोधी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। तो तीनों चीजें आप नोट रखिएगा। गणेश उत्सव इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसको देख लीजिएगा। शिवाजी जयंती 1895 में, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक बॉम्बे स्वदेशी स्टोर, बॉम्बे स्वदेशी
स्टोर, जमशेदजी टाटा ना, जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर उन्होंने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर, ये बहुत कम किताबों में जिक्र है, लेकिन पूछ ले एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा आता है, स्पेशली लेवल की एग्जाम हो, कहीं भी आ जाए प्रश्नों का पता नहीं चलता। तो बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर उन्होंने की थी, और इसका उद्देश्य भी क्या था, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अखाड़े क्लब, लाठी क्लब, गाय हत्या विरोधी क्लब, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, बॉम्बे स्वदेशी स्टोर, ये सब का संबंध एक प्रकार से भारतीयों को एकजुट करना और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या करना था, प्रेरित करना इनका उद्देश्य था। उसके बाद मैंने आपको लाला लाजपत राय में पढ़ा था, दोबारा से इसको आप देख सकते हैं। आपका कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन का महत्व क्या है याद रखना। तो कलकत्ता अधिवेशन का महत्व यही है कि कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। यद्यपि उस समय भी ये चाह रहे थे कि जो उग्रपंथी हैं उनमें से लाला लाजपत राय या इनमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने, बीच का रास्ता तलाशने के लिए। और कलकत्ता अधिवेशन में निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रस्ताव जो है पास किया गया। निष्क्रिय प्रतिरोध, ये हमने लाला लाजपत राय में भी पढ़ा था। और यहाँ पे स्वदेशी, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, स्वदेशी, स्वशासन, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, तो ये प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ है कि 1907 के शुरुआत अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव से संबंधित नहीं था, 1906 कलकत्ता उसमें कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 सूत्री कार्यक्रम था। तो कलकत्ता अधिवेशन में तो इसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन के बाद सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन 1907 इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ 2 घटनाएं हैं। ये लाला लाजपत राय में हमने इस घटना को पढ़ा था कि सूरत अधिवेशन में ये लाला जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, कि अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय बने, लेकिन नरमपंथी ने किसको बनाया, रास बिहारी बोस को। तो एक प्रकार से इनकी क्या हुई, हार हुई। दूसरी चीज क्या थी, ये जो प्रस्ताव था 1906 के अधिवेशन वाला, ये 1907 में भी जो है इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, लेकिन सूरत अधिवेशन में इसको स्वीकार नहीं किया गया। निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्र शिक्षा और बहिष्कार, ये यूपीएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, कि सूरत अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी बोस को क्या बनाया, नरमपंथियों ने अध्यक्ष बना दिया। एक प्रकार से बाल गंगाधर तिलक की नैतिक रूप से हार हो गई, और यहां से राष्ट्रीय कांग्रेस का एक काला अध्याय माना जाता है, कि सबसे बेकार दिन माना जाता है कि सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में बंट गया, एक गरम दल हो गया और एक नरम दल हो गया, उग्रपंथी और नरमपंथी। उग्रपंथी में लाल बाल पाल अरविंद घोष ये माने गए हैं, और नरमपंथी में बाकी ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब बाकी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन। तो ये सब जो है सूरत अधिवेशन 1907, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने कहा रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने, कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम और गरम दल के रूप में। ठीक है, जो 1916 में जाकर लखनऊ अधिवेशन से वापस मिले। ठीक है, 4 जो प्रस्ताव था इसको स्वीकार नहीं किया गया, ये माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन का क्या महत्व है भारतीय इतिहास में, ये हल्का सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब सूरत अधिवेशन के बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो क्या होती है, एक तो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौक द्वारा। दूसरा, केसरी में इन्होंने 2 लेख लिखे, उन दोनों लेख की वजह से इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो है अधिनियम लगाया गया, और इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई बर्मा मांडले जेल में, जहां पे इन्होंने गीता रहस्य लिखा। ये अगली घटना है जो आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये घटना क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1907 में इन्होंने क्या किया कि 2 लेख लिखे, ये बहुत कम किताबों में उल्लेख है, द कंट्रीज मिस फॉर्चून। ठीक है, एक तो ये लेख, ये मतलब मैंने पूरा टॉपिक तैयार किया ना तो पूरा रिसर्च किया इस पे। मैंने जब हिस्ट्री में एग्जाम दिए ना, हिस्ट्री को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा, स्कूल लेक्चर के, मैं कभी हिस्ट्री के एग्जाम में फेल नहीं हुआ, याद रखना। मेरे को भी पता था कि कहां से क्या प्रश्न आते हैं, मतलब इस लेवल पे मैंने अपने आप को तैयार किया। ये बात अलग है मैं हिस्ट्री पहली बार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि साइकोलॉजी मेरी प्रेमिका बन गई। ठीक है ना, और इससे थोड़ा सा अलगाव होने लग गया। कॉलेज में पढ़ा देते हैं बट कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ाया, बट मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो पूरा रिसर्च कर रहा हूँ क्या चीजें कहाँ से क्या है। तो ये 2 लेख 1907 में इन्होंने केसरी में लिखे हैं।
इनकी अधिकतर जो लेख थे ना वो केसरी में, क्योंकि केसरी किसमें, मराठी भाषा में। तो जनता तक जो पहुंच है वो किसकी है, केसरी की है। मराठा किसमें, अंग्रेजी में। केसरी कौन सा समाचार पत्र, साप्ताहिक है। ये तीनों चीजें याद रखना। ये केसरी किसमें है, मराठी, मराठा में है या मराठी भाषा में, याद रखना। और साप्ताहिक है। तो ये इसमें इन्होंने दो लेख लिखे, द कंट्रीज मिस फॉर्चून और द रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग। तो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, और ब्रिटिश सरकार इससे बड़ी नाराज हुई इन दोनों लेखों से। और दूसरी चीज जो थी, इन लेखों का प्रभाव था किंग्सफोर्ड हत्याकांड। किंग्सफोर्ड हत्याकांड, जो न्यायाधीश था, इसकी हत्या का असफल प्रयास किया। किसने, प्रफुल्ल चौकी। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 1908। तो ये किंग्सफोर्ड हत्याकांड क्या था, इन दोनों ने इसकी हत्या का प्रयास किया, यद्यपि वो असफल हो गए थे। इसके बघी पे जो है वो ये खुद नहीं था, याद रखना। लेकिन इस हत्याकांड का दोषी जो है वो तिलक को माना गया। तो इन दोनों घटनाओं की वजह से, तो किंग्सफोर्ड हत्याकांड क्या था, 1908 में प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस द्वारा न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, जो गलत फैसलों के कारण बड़ा प्रसिद्ध था, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। यद्यपि ये बच गया। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस जो है, इनको पकड़ा गया, और इस में जो है वो तिलक को कहीं जोड़ा गया। ये दोनों लेख, तो एक राजद्रोह का जो है वो क्या लगाया गया, इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष, तो ये घटना इंपॉर्टेंट है। 1908 में उन्हें लिख लेना, 1908 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, और बर्मा जो है मांडले जेल, ठीक है ना, बर्मा के जो मांडले जेल है वहां पे इनको निर्वासन दे दिया गया। तो मांडले जेल का बड़ा इतिहास है, और यहीं पे इन्होंने जो है वो गीता रहस्य लिखा था, ठीक है ना। गीता रहस्य के मैंने फोटो भी दिखा देता हूं मैं आपको, गीता रहस्य, ठीक है ना। गीता, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, इसको कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये किताब इन्होंने कब लिखी, तो गीता रहस्य, ठीक है ना, गीता रहस्य इन्होंने यहीं पे लिखी थी, ठीक है ना, मराठी भाषा में। 1915 में प्रकाशित हुई थी। बड़ी लिखी, ये प्रश्न बहुत बार यूपीएससी आरपीसी सब एग्जाम में आ गया कि कौन सी किताब को उन्होंने मांडले जेल में रहते हुए लिखी थी, तो गीता रहस्य। इसको दूसरा नाम है कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। इसे गीता रहस्य को क्या कहा जाता है, कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। और ये मराठी भाषा में लिखी गई थी 1915 में। तो गीता रहस्य इन्होंने कहा लिखी थी, मांडले जेल में, याद रखना, ठीक है। गीता रहस्य कहां लिखी थी, मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। 1908 में बर्मा मांडले जेल में रहे, और 1914 तक ये रहे, क्या रहे, 1914 तक। खराब स्वास्थ्य की वजह से इनको रिहा कर दिया गया था 1914 में। तो बर्मा मांडले जेल में 6 साल जो है वो इन्होंने सजा मिली, और यहीं पे इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी। सजा का कारण मैंने बता दिया, 1907 और 1908 की दो घटनाओं की वजह से। ये इनके जीवन का इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो क्या होती है, फिर होता है लखनऊ सम्मेलन, ठीक है। लखनऊ, अब देखो लखनऊ जो अधिवेशन था, आपको पता है लखनऊ अधिवेशन को अपन इतिहास में क्यों याद करते हैं। लखनऊ अधिवेशन के दो महत्व थे। एक तो नरम और गरम दल वापस से मिल गए, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका विभाजन 1907 में हुआ था वो एक हो गई। नंबर दो, यहां तिलक के प्रयासों से, ठीक है, और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसके मध्य समझौता हुआ कि जो मुस्लिमों की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाली बात थी उसको भी एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया। तो एक प्रकार से तुष्टीकरण, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला। लेकिन कम से कम मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता हुआ। लखनऊ सम्मेलन का दो कारणों से महत्व है, ठीक है। तो लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ समझौता किसे बोला जाता है, याद रखिएगा, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता 1916, ठीक है ना। तो इसका महत्व क्या था, तिलक से इनका क्या संबंध है, तो तिलक से इतना ही संबंध है कि तिलक जेल से रिहा होने के बाद जो है वो स्पेशली अछूत उद्धार ये रचनात्मक कार्यों में लगते हैं। और उसके बाद लखनऊ समझौते में दो घटनाएं हुई। एक तो मुस्लिम लीग जो है उसके साथ समझौता, यानी जिन्ना के साथ एक प्रकार से समझौता, और दूसरा स्पेशली नरम और गरम दल जो हैं वो यहां से एक हो गए, ठीक है। तो ये दो चीजें लखनऊ समझौते से निकल के आई। तो लखनऊ समझौते का महत्व क्या था, याद रखना, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, तिलक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे।
और उग्रपंथी और नरमपंथी दोनों दलों का मिलन हो गया और ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसी अधिवेशन में होम रूल की मांग का भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसके आधार पर तिलक ने यानी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन ये भी इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। होम रूल आंदोलन ये याद रखिएगा, किसने और कब शुरू किया था? 1916 में। देखिए, होम रूल जो शब्द है वो स्पेशली आयरिश आंदोलन की तर्ज पे था कि भारत का अपना एक शासन, ठीक है ना, ये आयरिश होम आंदोलन की तर्ज पे था ब्रिटिश भारत में। तो ये एनी बेसेंट के साथ मिल गया। किसके साथ? एनी बेसेंट और जीएस खारपड़े, ठीक है ना, एनी बेसेंट सेंट और जीएस इसके साथ मिलकर इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था भारत में। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन भारत में किसने चलाया है? ये बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट और जीएस खारपड़े के साथ मिलकर, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें क्या किया था? सहयोग किया था। और इसके दो शाखाएं थी। मैं यहाँ एनी बेसेंट की शाखा की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ अपने इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है। बस इतना याद रखना है कि एनी बेसेंट के साथ जीएस खारपड़े के साथ मिलकर चलाया। और होम रूल आंदोलन का जो एक शाखा थी जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक, ठीक है ना, यहां पे जो नेतृत्व किया वो तिलक ने किया था। किसने किया था? यहां पे जो नेतृत्व किया वो किसने किया? तिलक ने किया। और बॉम्बे इसमें शामिल नहीं था, याद रखना, बॉम्बे को छोड़कर, ठीक है ना, बॉम्बे महाराष्ट्र में शामिल नहीं था जहां इन्होंने नेतृत्व किया। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तिलक द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन कहां कहां प्रचलित हुआ। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक। इसमें महाराष्ट्र में बॉम्बे यहां पे इसमें शामिल नहीं था, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, होम रूल आंदोलन किसके सहयोग से चला था? एनी बेसेंट, जीएस खारपड़े, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें साथ थे। और तिलक और एनी बेसेंट स्पेशली, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन आयरिश आंदोलन की तर्ज पे था कि भारत में स्वशासन की स्थापना करनी है। तो इसको लेकर होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पे इन्होंने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो सब बच्चों को पता होगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कब बोला था इन्होंने? 1916 में, होम रूल आंदोलन के दौरान। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा कब और किसने दिया? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान जो है वो ये नारा दिया। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ समझौता समझ में आ गया, 1916 में हुआ। नरम दल और गरम दल जो 1907 के शुरुआत अधिवेशन से अलग हो गए थे, वापस एक हुए। मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस में समझौता हुआ तिलक के सहयोग से, याद रखना, ये आपको माइंड में रखना है। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। स्वराज्य फिर होम रूल आंदोलन के प्रस्ताव को इसमें स्वीकार किया गया। होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट हुआ, दो पूरे भारत में अलग अलग जगह पे स्टार्ट हुआ, लेकिन स्पेशली इन प्रांतों में तिलक ने स्टार्ट किया और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इन्होंने कहा। उसके बाद तिलक जो है वो इंग्लैंड का दौरा करते हैं होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में, होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में। कब करते हैं? 1918 में। और ये लेबर पार्टी जो है से समर्थन भी इस चीज के लिए लेते हैं। लेबर पार्टी वैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक थी। ये बात अलग है कि उस समय हालात कुछ और थे। तो 1918 में तिलक कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड में। लिखो तो नोट डाल के लिख लो, 1918 में तिलक होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड गए, जहां लेबर पार्टी से उन्होंने समर्थन प्राप्त किया। ये लिखना चाहो छोटी सी लाइन लिखना। फिर 1919 के बाद तिलक बनाम चिरोल का विवाद। ठीक है, 1919 का तिलक और चिरोल का विवाद हुआ। 1919 का ये घटना भी इंपॉर्टेंट है, तिलक और चिरोल का विवाद। चिरोल कौन? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, तो ये विवाद जो है, ये घटना याद रखिएगा, ये 1919 की घटना है जब तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है ना, और इस चिरोल ने 1910 में किताब लिखी थी, द इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट इंपॉर्टेंट। और इस किताब में इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा कि भारत में अशांति का जन्मदाता जो है ना, वो कौन है? तिलक है।
ठीक है, ये किसने कहा था? चिरोल। चिरोल कौन? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, इंग्लैंड के हैं। 1910 में इन्होंने द इंडियन अनरेस्ट में अशांति की जनता कहा, और तिलक ने जो है इन पे मानहानि का आरोप लगाया। क्या लगाया? मानहानि का आरोप लगाया, और ये लंदन गए थे, यद्यपि ये केस जो है वो हार गए। अब ब्रिटिश इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड वालों के खिलाफ ही लड़ना कितनी बड़ी बात है। मुकदमा सुनने वाले वो, निर्णय करने वाले वो, तय बात है हारना। तो मानहानि का मुकदमा चलाया लंदन में, लेकिन ये हार गए। बस आप इतना याद रखना, द इंडियन अनरेस्ट किसने लिखी है? वैलेंटाइन चिरोल ने। और भारत में अशांति का दिन था, वैलेंटाइन चिरोल ने किस किताब में लिखा? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इनका राजनीतिक हो गया। अब एक चीज और याद रखना, सामाजिक जीवन के ऊपर भी एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। इनके सामाजिक विचार क्या है, सामाजिक जो योगदान है वो क्या है। कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आते। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया, यद्यपि ये महिलाओं की आधुनिक शिक्षा के जो है वो समर्थक नहीं थे। ठीक है, महिलाओं की प्राचीन संस्कृति वाले विचारों के बड़े समर्थक थे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक समति आयु अधिनियम पारित किया ब्रिटिश सरकार ने, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष करने का प्रस्ताव किया 1891 में। अब वैसे देखो तो ये अच्छा कदम था, लेकिन तिलक ने इस बात का विरोध किया कि हमारी संस्कृति और हमारे मामलों में आपको अधिकार, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस आधार पर विरोध किया। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा, 1891 का सम्मति आयु विवाह, ठीक है ना, ये सम्मति आयु विवाह अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये 1891 में सम्मति आयु विवाह अधिनियम जो है वो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, और इसमें लड़कियों की विवाह की उम्र 10 वर्ष से कितनी कर दी? 12 वर्ष कर दी। कितनी कर दी? 12 वर्ष कर दी, यानी बढ़ा दी। अब 10 से 12 वर्ष उम्र कर दी तो कुल मिला के ठीक कदम मानेंगे। लेकिन तिलक ने किस आधार पर इसका विरोध किया कि हमारे आंतरिक मामले हैं, ये तो हम तय करेंगे ना, भारतीय समाज तय करेगा ना, आप कौन होते हो हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने वाले। इस आधार पर इसका विरोध किया। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, सम्मति आयु विवाह अधिनियम क्या था? 1891 में पारित हुआ, और इसके द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दी। और तिलक ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया? इसका कारण मैंने बताया कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हो, ये तो हम तय करेंगे, आप कौन होते हो। इस आधार पर उन्होंने विरोध किया। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, साहित्य की अपन बात करें तो साहित्य में, समाचार पत्रों में तो दो ही चीजें थी जो मैंने बताई हैं, आपको याद रखिएगा। और किताब की हमने चर्चा कर ली, गीता रहस्य, गीता हो गई, और ये 3 इनकी किताबें थी। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये 1903 में प्रकाशित हुई थी। द आर्कटिक होम इन द वेदाज 1903 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब आर्कटिक होम इन द वेदाज, इस किताब में 1903 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना, इंग्लिश में है किताब। और इस किताब में इन्होंने जो आर्य हैं उनकी उत्पत्ति के ऊपर ये कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तो आप इतनी से एक लाइन लिख लो कि आर्य, ये दो किताबें प्रसिद्ध हैं इनकी, गीता रहस्य जो मांडले जेल में लिखी 1915 में प्रकाशित हुई मराठी भाषा में, ठीक है ना, जिसमें गीता की जो रूढ़िवादी व्याख्या उसके स्थान पे इन्होंने नई व्याख्या की। गीता त्याग का संदेश देती है, निस्वार्थ कर्म योग का संदेश देती है, उसकी व्याख्या की थी गीता रहस्य में। और आर्कटिक होम इन द वेदाज 1903 में किताब प्रकाशित हुई थी, नोट कर लीजिएगा। और इंग्लिश में है किताब, और इस किताब में जो है इन्होंने उत्तरी ध्रुव जो आर्यों की उत्पत्ति का मत दिया है। क्या दिया? आर्यों की उत्पत्ति का जो है वो मत इसमें दिया है, और उत्तरी ध्रुव जो है वो इन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो आर्य प्रवासन, ये भी आप बोल सकते, आर्य प्रवासन सिद्धांत किसने दिया? तो आर्य प्रवासन सिद्धांत इसी में दिया है। आर्य प्रवासन सिद्धांत इसी किताब में दिया है 1903 में, द आर्कटिक होम इन द वेदाज, आर्य की उत्पत्ति, इसमें उत्तरी ध्रुव इन्होंने बताया था। ये नोट कर लीजिएगा, दो ही किताबें याद रखनी है, पूरी याद नहीं रखो। आर्कटिक होम इन द वेदाज 1903 में इंग्लिश में प्रकाशित थी, और आर्यों की उत्पत्ति का समर्थन किया और कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। आर्य प्रवासन सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी आपको याद रखना है, तिलक ने दिया। इसके अलावा इन्होंने जो किताब लिखी है 1893 में, द ओरियन लिखी है, ठीक है ना, जिसमें वेदों की जो नक्षत्र गणना है उसके ऊपर इन्होंने बात की कि नक्षत्रों के आधार पे वेदों में जो समय की गणना है वो कैसे होती थी। तो समय की गणना, ये इस पे प्रश्न आज तक नहीं आया है, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना, 1893 में इन्होंने किताब लिखी थी द ओरियन, जिसमें वेदों की समय जो गणना उसका उल्लेख किया गया है। एक किताब उन्होंने और लिखी है, द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एथिक्स
एंड रिलीजन, द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, ये किताब भी इन्होंने लिखी है, यद्यपि किसी एग्जाम में आज तक नहीं आई है। और एक वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, ये दो किताबें आज तक कहीं कंपटीशन में नहीं पूछी गई हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको मैं लिखा दूं, द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। एक तो ये किताब, बट इनका इतना महत्व नहीं है, छोड़ देना। और वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, आप ये तीन किताबें याद रखिएगा, गीता रहस्य, द ओरियन 1893 और आर्कटिक होम इन द वेदाज 1903, जिसमें आर्य की उत्पत्ति का समर्थन किया है। ये दोनों किताबें आप इग्नोर कर सकते हो, द हिंदू फिलोसॉफी और वेदों का काल। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, जो समाचार पत्र थे वो इनके केसरी, ये मैंने कई बार चर्चा कर ली, केसरी ये मराठी भाषा में था, ये प्रश्न बहुत बार आता है। और मराठा, उल्टा याद रखना बस आपको, ठीक है ना, मराठा अंग्रेजी में, उल्टा याद रखना, इसको याद करने का तरीका यही है, ये अंग्रेजी में था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट करता है, ये जरूर याद रखिएगा। 1881 में, तो 1881 में दो समाचार पत्र प्रारंभ किए थे, केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था, और दोनों ही साप्ताहिक थे। क्या थे? दोनों ही साप्ताहिक। स्पेशली केसरी में लिखे लेखों की वजह से इनको सजा सुनाएगी, याद रखना। और 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ये याद रख लीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को। ये मैंने लिखा दिया था पहले ही, 1 अगस्त 1920 को मृत्यु। गांधी ने इनकी मृत्यु पे क्या कहा था, ये भी आप लिख सकते हैं। गांधी ने इनकी मृत्यु पे कहा है कि हमारे समय में किसी भी व्यक्ति की जनमानस में इतनी पकड़ नहीं थी जितनी तिलक की थी, और तिलक फंड की स्थापना भी इन्होंने की थी, याद रखना, ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम में तिलक को योगदान देने के लिए तिलक फंड की स्थापना किसने की थी? गांधी ने, ठीक है ना। तिलक फंड की स्थापना गांधी ने इनकी मृत्यु के बाद, तिलक फंड की स्थापना गांधी ने की थी, याद रखना। इनको सम्मान देने के लिए, इनके त्याग बलिदान को महत्व देने के लिए तिलक फंड की स्थापना तिलक ने। और ये लाइन लिखो तो लिख लो कि इनकी मृत्यु पे 4 अगस्त 1920 को, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पे 4 अगस्त 1920 को गांधी ने यंग इंडिया, इसमें यंग इंडिया में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की जनमानस में इतनी पकड़ नहीं थी जितनी तिलक की थी। किसी भी व्यक्ति की जनमानस में इतनी पकड़ नहीं थी जितनी किसकी थी? तिलक की थी। किसने कहा था? गांधी जी ने यंग इंडिया में 4 अगस्त इनकी मृत्यु के चौथे दिन, ठीक है। और तिलक फंड की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, इनको सम्मान देने के लिए। तो ये तिलक थे, याद रखना। मेरे कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी नोट्स जो है वो कंप्लीटली मैंने तैयार किए हैं, आपको शेयर कर दिए जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी किताबें, इनके दोनों समाचार पत्र, और इनकी बर्मा मांडले जेल वाला सफ़र, और इनकी जो शिक्षण जो संस्थान है वो याद रखिएगा। दोनों उत्सव, गणेश और शिवाजी उत्सव, और बस ये चीज़ें देख लोगे तो बहुत है। और इनका नारा और होम रूल आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता अधिवेशन नहीं, लखनऊ समझौता याद है अधिवेशन में हुआ था, पर लखनऊ समझौता क्या था, ये दोनों चीज़ें जो है वो आप देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। थैंक यू वेरी मच।